कि गाजी बाबा को पकड़े जाना है, मारने जाना बिना एक्सचेंज ऑफ फायर के तो होगा नहीं। हमको ये भी मालूम था कि पिच बैटल है ये। इसके जड़ तक जांच एजेंसियां पहुंची तो उनको ये पता लगा कि इस हमले का जो मास्टरमाइंड था वो राना ताहिर नदीम गाजी बाबा पाकिस्तानी। ग्रेनेड पड़ गया, आईडी फट गई, ये हमारा रोज़मर्रा का हिस्सा था। हमारी ट्रेनिंग आर्म्स की है और उसका एक बड़ा विलक्षण सिद्धांत है, एक गोली एक दुश्मन। कि शीशा इज़ नॉट ए सिंपल शीशा, शीशे के पीछे सब कुछ है और हमारे पास उसका डिजाइनर ऑलरेडी हमारे कब्जे में था। कभी ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाए, कभी आईडी फट जाए, रास्ते में टेररिस्ट बस खड़ा करके शूट कर दे बच्चों को। मेरे 3 बच्चे थे, तीनों जाते थे। कि गाजी बाबा इज़ द मास्टरमाइंड। सही है। अभी भी कई लोग सवाल पूछते हैं तो मैं सोचता हूँ मैं अगर उत्तर दे रहा हूँ तो उनको ये तो नहीं लग रहा होगा कैसे ही बना के कह रहा है। असलियत में आपको बताऊं कि 7 शॉट लगे हैं शरीर पे, ये मुझे अगले दिन सर्जरी के बाद पता लगा। जिस तरह का एडवर्सरी बीएसएफ डील करती है वो पक्का दुश्मन होता है हमारा, यानी उसके जीने का कोई हक नहीं है। रूम टू रूम क्लियर करते हुए तो हम लोग तो साक्षात गाजी बाबा के चैम्बर में पहुंच ही गए थे, तो वहाँ से रिटर्न का कोई क्वेश्चन नहीं था। इट वॉज ओनली टू फाइट। और श्रीनगर सिटी के अंदर से कहीं न कहीं वो ऑपरेट कर रहा था बहुत सीक्रेटली, और उसमें कॉप किलिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। यानी गली नुक्कड़ चौराहा सड़क पे गाड़ियों में ड्यूटी देने वाले जवानों की साइलेंसर पिस्टल से पॉइंट ब्लैंक शूटिंग सबसे ज़्यादा हुई थी। वो 30 अगस्त 2003 की रात थी। श्रीनगर का नूरबाग एरिया गोलियों और बम के धमाकों से गूंज रहा था। ये धमाके कहाँ हो रहे थे, क्यों हो रहे थे, इसका अता पता किसी को नहीं था। बस वो चंद लोग थे जिन्हें इसकी पूरी जानकारी थी, क्योंकि वो जान हथेली पर लेकर एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे जिसकी ज़रूरत पूरे देश को थी। इस ऑपरेशन का टारगेट पर था एक ऐसा आतंकी जिसने भारत में कोहराम मचा रखा था। वो इंडिया का मोस्ट वांटेड तो था ही, साथ ही साथ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर धमाका करने का भी मास्टरमाइंड था। और इस मास्टरमाइंड को मिट्टी में मिला दिया गया। और जिस शख्स ने इस आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले गाजी बाबा को मिट्टी में मिलाया, आज वो शख्स खुद हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। कहते हैं कि सूर्य को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही हमारे जो हीरो हैं उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो इसके मोहताज हैं, क्योंकि उनकी रगों में वीरता का खून दौड़ता है। वो लहू जो उन्होंने देश के नाम पर लुटाई, आज भी उनके रगों में वो बह रहा है, क्योंकि वहाँ जोश है, हिम्मत है, जुनून है, जज्बा है और उन सबसे भी ऊपर देशभक्ति। वही सभ्यता, वही संस्कार और वो कहानी जो कई लोगों ने सुनाया, कईयों ने कहा, लेकिन आज वो हीरो हमारे साथ खुद मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में श्री नरेंद्रधर दुबे जी का, जो बीएसएफ के डीआईजी रह चुके हैं और ऑपरेशन गाजी बाबा के हीरो रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूरी कहानी कुछ फिल्मी कहानी सा लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि वो नायक और इंटरव्यू की ज़रूरत क्यों है, तो देश को जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपने वो क्यों किया, कैसे किया, कब किया, कितना मुश्किल हालात था आपके लिए। ये सारी चीज़ें सामने आती हैं सर। हम आपसे जानना चाहेंगे सर विस्तार से, थोड़ा सा उस ऑपरेशंस के बारे में बताएं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे सर। एक्चुअली मैं दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बीएसएफ, जिसका 3.25 लाख का इस समय मैन पावर है और जो 1965 वार के बैकग्राउंड में बनी थी, यूनियन ऑफ इंडिया देश की ये सीमा की रक्षा पंक्ति है, उसको मैंने 1987 में ज्वाइन किया था। और आपको पता है कि वो एक ऐसा फेज़ था कि पंजाब का आतंकवाद उस समय अपने एक चरम सीमा पे चल रहा था, साथ ही कश्मीर का आतंकवाद भी
1989 में शुरू हो गया। तो इस डिपार्टमेंट का मेंबर होने की वजह से 1994 में मुझको सबसे पहला मौका मिला अपनी 71 बटालियन BSF को सिलीगुड़ी से साउथ कश्मीर डिप्लॉय करने का, और उसका डिप्लॉयमेंट मैंने 1994 में किया। और साउथ कश्मीर का आतंकवाद बिल्कुल परवान पे था उस समय, अनंतनाग, पुलवामा, बडगांव, श्रीनगर। 3 साल मेरी वहाँ तैनाती थी। उसका बैकग्राउंड, उसकी कामयाबियाँ, उसके सेटबैक्स की वो खैर अलग से कहानी है। और उसके बाद मैं 1997 में वापस 3 साल के बाद कश्मीर से वापस आया बटालियन को लेके, और मेरी नियुक्ति हुई इंदौर। BSF का एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस है वेपन्स की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देने के लिए। मैं ऑलरेडी उसका एक क्लासिफाइड इंस्ट्रक्टर था, तो 3 साल का टेन्योर मुझको इंदौर में मिला। लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि 3 साल का टेन्योर ख़त्म होते ही दोबारा मुझे कश्मीर पोस्टिंग मिलेगी। हुआ वही, मैं 3 साल बिल्कुल टेलर मेड 3 साल, इन एग्जैक्टली 36 महीने के बाद सन 2000 में मुझे वापस कश्मीर जाने का मौका मिला। और सन 2000 ऐसा साल था कि 1999 में करगिल हो चुका था। IC-814 की हाईजैकिंग के बाद मिलेनियम शुरू होने से पहले की अंतिम रात कंधार के टारमैक पे हमारे जहाज़ को छोड़ा गया, और उसके बदले 3 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था। और 2000 आते आते श्रीनगर सिटी और कश्मीर के अंदर टेररिज्म एक नया मोड़ ले चुका था, जिसमें फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स काफ़ी तादाद में थे, और जो लोकल कश्मीरी बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट्स थे उनकी भी अच्छी खासी पकड़ हो चुकी थी। क्योंकि 3 साल मैंने साउथ कश्मीर किया हुआ था। सन 2000 में जब मैं ज्वाइन किया तो जी न्यूज़ पे एक इंटरव्यू 2001 जनवरी-फरवरी में पता लगा कि जो एक जैश-ए-मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ ऑपरेशनल कमांडर है भारतीय धरती पे, ये उसका इंटरव्यू है। उस समय इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और 2000 में अप्रैल 2000 और दिसंबर 2000 ये 2 ऐसे महीने हैं कि जैश-ए-मोहम्मद ने 15 कोर हेडक्वार्टर श्रीनगर के अंदर उसके सामने सुसाइड अटैक किया था। तो 2001 का उसका इंटरव्यू थोड़ा बड़ा सेंसेशनल था, और सन 2001 के 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर असेंबली पे जैश-ए-मोहम्मद ने सुसाइड अटैक किया। और 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली के हार्ट में जब भारतीय संसद सेशन में थी, 242 MPs ऑलरेडी पार्लियामेंट बैठे हुए थे, उपराष्ट्रपति महोदय का भाषण समाप्त हो चुका था, और जो ही उनका कारकेट बाहर निकल रहा, 5 पाकिस्तानी खुदकश टेररिस्ट ने एम्बेसडर कार में पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश की। दुनिया में पहली बार हुआ था कि किसी पार्लियामेंट पे कोई टेरर ग्रुप अटैक करे, आर्म्ड ग्रुप, AK-47 बॉम्ब्स, एम्बेसडर कार के अंदर कंप्लीट एक्सप्लोसिव भरा हुआ। खैर, सुरक्षा दस्तों की मुस्तैदी से वो हमला फेल हुआ, 5 टेररिस्ट बाहर मारे गए। लेकिन जब इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसके जड़ तक जांच एजेंसियां पहुंची, तो उनको ये पता लगा कि इस हमले का जो मास्टरमाइंड था वो राना ताहिर नदीम गाजी बाबा, पाकिस्तानी, बहावलपुर का जो था, उसने कंप्लीट हमले को प्लान किया था। उसके एविडेंसेस थे, उसके सैटेलाइट फ़ोन के कॉल थे, जो किल टेररिस्ट के मोबाइल फ़ोन पे लास्ट कॉल आए थे। तो इस बैकग्राउंड में गाजी बाबा को भारतीय कोर्ट ने, स्पेशल पोटा कोर्ट ने उसको मेन एक्यूज डिक्लेयर किया कि गाजी बाबा इज़ द मास्टरमाइंड फॉर पार्लियामेंट अटैक, और राशिद भाई उसके साथ जो दूसरा टेररिस्ट था, इन दोनों को नॉमिनेट किया। उसके बाद गाजी बाबा एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट बना, और उसकी संज्ञा दी गई ओसामा बिन लादेन से। यानी जिस तरह से अमेरिका के ट्रेड टावर पर अटैक करने के लिए ओसामा बिन लादेन को मेन एक्यूज्ड बनाया गया था, उसी तरह से भारत के लिए गाजी बाबा एक
मेन एक्यूज था। संजोग मेरा कि जब ये अटैक्स हुए तो मैं श्रीनगर में था। सन 2000 के अटैक्स हुए तो पहले अटैक में नहीं, सेकंड वाले अटैक में मैं वहाँ था। 2001 में गाजी बाबा ने जो इंटरव्यू दिया जी न्यूज़ पे, उस समय मेरी भी तैनाती थी। सन 2001 में जब असेंबली अटैक हुआ JNK का, तब भी मैं वहीं था। और जब पार्लियामेंट अटैक दिल्ली में हुआ तब भी मैं श्रीनगर था। तो ये सारे घटनाक्रम रियल टाइम हिस्टोरिकल टेरर अटैक से कहीं न कहीं कनेक्ट किया मुझको पर्सनली और BSF एज ए ऑर्गेनाइजेशन। BSF उस समय तक वैली की बड़ी ही प्रूवन लीड फोर्स बन चुकी थी, क्योंकि BSF का तब तक 14 साल का कश्मीर को हैंडल करने का तजुर्बा था। 14 वर्ष बहुत बड़ा चीज़ होता है। 14 ईयर्स एक टेरर फिलॉसफी को समझना, कश्मीर के अंदर टेररिज्म कैसे ऑपरेट होता है, उसके पूरे नुआंसेस को समझना, ये BSF का एक फोर्टे था, स्ट्रॉन्ग एरिया था। तो अटैक के बाद 17 महीने तक इस पे काम किया हम लोगों ने, और आया मुकाम अगस्त 2003 का। वो ऐसा महीना था कि उससे ठीक पहले गाजी बाबा रिपोर्टेडली इंटीरियर से अपना बेस शिफ्ट कर चुका था श्रीनगर सिटी में, और श्रीनगर सिटी के अंदर से कहीं न कहीं वो ऑपरेट कर रहा था बहुत सीक्रेटली, और उसमें कॉप किलिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। यानी गली नुक्कड़ चौराहा सड़क पे गाड़ियों में ड्यूटी देने वाले जवानों की साइलेंसर पिस्टल से पॉइंट ब्लैंक शूटिंग सबसे ज़्यादा हुई थी, और इतनी शूटिंग हुई कि वो एक तरह से डिमोरलाइजिंग फैक्टर बन गया था सबके लिए, और अक्रॉस द बोर्ड था। यानी आप किस डिपार्टमेंट के हैं ये उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, यूनिफॉर्म पहने हैं तो दैट वाज द टारगेट ऑफ जैश ए मोहम्मद। गाजी बाबा जैश ए मोहम्मद का चीफ ऑपरेशनल कमांडर था भारतीय भूमि पे। प्रधानमंत्री महोदय ने 27 अगस्त को श्रीनगर का दौरा करने का निर्णय लिया। ये वहाँ के तैनात सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी चुनौती थी। BSF के लिए चुनौती स्पेशल थी, क्योंकि श्रीनगर सिटी कंप्लीट BSF के ऑक्यूपेशन में था। JNK पुलिस के तरफ से दिए गए इस चुनौती को BSF ने एक्सेप्ट किया। आर्मी बड़ा क्लोजली हम लोगों की सपोर्ट की, और हम लोग प्रधानमंत्री महोदय का दौरा 27 अगस्त 2003 को सकुशल करवाने में सफल रहे। लेकिन सकुशल दौरा तो हो गया, बट उनके प्रवास के ही दौरान ग्रीनवे होटल लाल चौक पर जैश ए मोहम्मद ने टेरर अटैक किया शाम को। उस टेरर अटैक से प्रधानमंत्री महोदय के काफिले पर कोई असर नहीं पड़ना था, लेकिन उनकी मौजूदगी में अटैक हुआ, और 27 अगस्त की पूरी रात गोलियां चली, और सवेरे तक सारे आतंकवादियों को BSF ने मारा, और BSF की भी शहादत हुई, 1 या 2 शहादत हुई। 28 अगस्त को प्रधानमंत्री महोदय को वापस आना था दिल्ली। तो हम लोगों को इस बात का क्लियर हंच था कि इनके वापसी के दिन भी कोई न कोई अटैक प्लान किया हुआ होगा। क्वेश्चन ये नहीं था कि वो प्रधानमंत्री को टारगेट कर पाते, क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उस श्रीनगर शहर के अंदर इतना सेंसेशनल अटैक करना चाहते थे कि PM की प्रेजेंस के मीडिया लाइट को अपने पर फोकस करना चाहते। बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ का मुद्दा था। व्हेन लीडरशिप ऑफ इंडिया इज इनसाइड श्रीनगर, जैश ए मोहम्मद हैज गॉट ऑडेसिटी टू अटैक right inside the city, hardly few kilometers away, and the whole world is seeing. I mean, that was the picture they had intended to paint on the international horizon. But हमारा ऑपरेशनल प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त था, और ये सिर्फ उसी का रिजल्ट है कि 28 को जिस पाकिस्तानी को अटैक करना था उसको हम लोग जिंदा पकड़ पाए। यानी अटैक से ही वॉज ऑल सेट आउट फॉर अटैक जस्ट आफ्टर डिपार्चर ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्पेशल प्लेन। लेकिन हमारी पेट्रोल पार्टी ने उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद वो पाकिस्तानी निकला फुली आर्म्ड विद वेपन, एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स, राइफल मैगजीन्स, AK-47, पिस्टल, वायरलेस सेट। उसके इंट्रोगेशन के बाद जो लीड निकली, उसके छोटे छोटे इंट्रोगेशन के पॉइंट, उसके लीड्स, उसकी डिटेलिंग्स,
कुछ हमारे पास पहले से बैकग्राउंड नॉलेज था, कुछ वायरलेस सेट कम्युनिकेशन के फुटप्रिंट्स थे, तो वी कनेक्टेड द डॉट्स। और 28 की रात में जब प्रधानमंत्री महोदय सकुशल वापस आ गए दिल्ली, हमने उस पकड़े हुए पाकिस्तानी का गुप्त तहखाना रेड किया और 28 की रात को हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में वेपन और असलहा बारूद बरामद किया। और उसके इंट्रोगेशन में ही मकान मालिक को भी हम लोगों ने पिक किया और उसका भी इंट्रोगेशन किया। और 29 के सवेरे हमने ये क्लियरली वर्कआउट कर लिया कि ये जो पाकिस्तानी पकड़ा है ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ है गाजी बाबा का। और गाजी बाबा हमारे लिए एक बड़ा प्राइज वांटेड टेररिस्ट था। तो कुल बातचीत से लगा कि हम लोग गाजी बाबा के बहुत करीब हैं। एग्जैक्टली कहाँ है वो नहीं पता था, बट वी आर वेरी क्लोज टू द सीक्रेट प्लेस ऑफ गाजी बाबा। तो इंट्रोगेशन के ही दौरान हमने पिकअप किया एक स्पेशल चैम्बर डिज़ाइनर को, जिसकी लीड पे हम 29 की रात को, टेक्निकली वो 30 की रात हो गई थी, श्रीनगर के नूरबाग बड़े घने आबादी के इलाके में एक 3 मंजिले मकान में टॉप फ्लोर पे घुस के उसके सर्च के दौरान उसी फ्लोर पे एक सीक्रेट चैम्बर बना था जिसको कि आदमकद शीशे से जिसको कवर किया गया था, वो एक्चुअली एंट्री पॉइंट था जिसके साथ वो पैरेलल चैम्बर बना रखा था। एंड ही वाज कीपिंग आईज ऑन अस थ्रू सीसीटीवी विथ नाइट विजन डिवाइस। सीसीटीवी नाइट विजन डिवाइस से इक्विप कोई टेररिस्ट 22 साल पहले, आप समझ सकते हैं कि जैश ए मोहम्मद का कितना इंपॉर्टेंट काडर था, कितनी बड़ी हायरार्की थी। तो उसके लिए सारी सुविधा आईएसआई ने प्रोवाइड कर रखी थी कि मतलब तुमको लंबे दिन भारत में जीना है, कश्मीर में लंबे दिन ऑपरेट करना है, और उसमें सक्सेसफुल हुआ। तो उस ग्लास को हमने 3:30, 3:40, पौने 4 बजे भोर में रेडिंग टीम घुसी जिसको मैं लीड कर रहा था। मेरे साथ मेरे कलीग थे, सीपी त्रिवेदी, बीनू चंद्रन, जवान, 8 या 9 लोग हम अंदर घुसे थे। ग्लास को वेलकम मतलब तोड़ा तो हमारा स्वागत हुआ ग्रेनेड और राइफल से, और हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर। आई किल्ड गाजी बाबा, विच लेटर ऑन आइडेंटिफाइड कि ही वाज गाजी बाबा। उस समय तो मुझे नहीं पता लगा। हमारा एक जवान बलबीर शहीद हुआ, और उसका जो डेप्टी था राशिद भाई, इन प्रोसेस ऑफ जंपिंग फ्रॉम 3rd फ्लोर टू टेरेस ही वाज किल्ड। एंड वन पाकिस्तानी अंसार भाई वाज ऑलरेडी इन आवर कस्टडी। तो देवर टोटल 3 Pakistanis, top ranking, including Ghazi Baba, most wanted terrorist of our country, and asked by the court of law. ये रही इसकी सक्सेस स्टोरी। और इस सक्सेस स्टोरी में हमको बाद में पता लगा कि इसको काउंटर इंसर्जेंसी का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन के तौर पर ग्रेड किया गया था, जिसकी बड़ी सराहना हुई, इंक्लूडिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनका खुद का बयान आया, और 12 सीमा प्रहरियों को गैलेंट्री से नवाजा गया, जिसमें 2 डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड था। ऐसा बड़ा बिरला ऑपरेशन होता अदर देन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कि जिसमें बीएसएफ ट्रूपर्स को डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड मिला है। बट ये ऐसा ऑपरेशन था जिसमें कीर्ति चक्र जो मुझे दिया गया, शौर्य चक्र शहीद बलवीर सिंह को, और 10 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री हमारे कोलीग्स को दिया गया। और उसमें मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, मेरी बड़ी फैटल इंजरीज हुई थी, लाइफ थ्रेटनिंग थी। बट अब 22 साल हो गए इस इंजरीज या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलते हुए, बट आई एम डूइंग फाइन। जो है सब ये रहा सफलता। कहते हैं कि इतिहास कभी मिटाया नहीं जा सकता। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, और हमारे पास ऐसी एक लर्नड पर्सन है। जैसा अभी आप बता रहे थे, मैं जब सुन रहा था पूरी स्टोरी को, आप जब नरेट कर रहे थे ना, तो मेरा रोया रोया खड़ा हो रहा था। और मैं उस पल को इमेजिन कर रहा था कि एक व्यक्ति जो सब कुछ से अनजान है, जो ऑपरेशंस को लीड कर रहा है, जो अपने कुछ चंद साथियों के साथ एक ऐसे जगह पर पहुंचता है जहां उसको पता है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। जी जी, है ना? लेकिन मिट्टी का वो जो लाल है आज हमारे सामने है। बलवीर जी शहीद हो गए। उस शहादत को नमन करते हुए सर, कभी एक पल में ये ख्याल आता है कि जब आप ऑपरेशंस को लीड करते हैं या ऑपरेशन में शामिल होते हैं कि यार अब आगे कुछ भी हो सकता है, तो कभी फैमिली याद आती है या फिर केवल देश दिखाई देता है, बलिदान दिखाई देता है सर?
देखिए, बड़ा मैं इसकी बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं जितना इसका ट्रूथफुली जवाब दे सकूँ। जी। कुछ एक ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो मरने का या सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा रहता है। मतलब छिल गया या पिन चुभ गया, ये नहीं, या तो फैटल इंजरी या डेथ। क्योंकि अगर बीएसएफ का पूरा पर्सपेक्टिव देखें तो डंडा की ट्रेनिंग है नहीं हम लोगों की, हमारी ट्रेनिंग आर्म्स की है। और उसका एक बड़ा विलक्षण सिद्धांत है, एक गोली एक दुश्मन। यानी जनरली पुलिस से ये उल्टा प्रिंसिपल है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम डील करती है, तो पुलिस एग्रेसिव फायरिंग नहीं कर सकती क्योंकि नॉर्मल पब्लिक को डील करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुलिस की फायरिंग या परिस्थिति अगर असामान्य हो जाए तो बड़ा नपा तुला पुलिस फायरिंग करती है, वो भी पैर में लगाए कोई इंजर्ड हो जाए, क्योंकि उसका पर्पज ये होता है कि ये जो उपद्रवी हैं अपने देश के लोग हैं इनको शांत करना है। हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल उल्टी है। उल्टी क्यों है? उल्टी और हमारे कर्तव्य के हिसाब से वो सीधी ट्रेनिंग है कि जिस तरह का एनिमी हम डील करते हैं, जिस तरह का एडवर्सरी बीएसएफ डील करती है, वो पक्का दुश्मन होता है हमारा। यानी उसके जीने का कोई हक नहीं है। और उसको मारने के अगर 2 गोली हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारी ट्रेनिंग पे सवाल उठता है। ये होता नहीं, एक गोली एक दुश्मन। मतलब इसका सीधा प्रिंसिपल ये है कि यू विल फायर ओनली टू किल, नॉट बिकॉज ऑफ द अदर रीजन, बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो दुश्मन हम फेस करते हैं उसको मारना ही हमारा धर्म है। कश्मीर जैसे सिचुएशन में जब हम डाले गए, 3 साल का साउथ कश्मीर का एक्सपीरियंस था, तो डर भय एकदम निकल गया था। खतरा तो महसूस होता था, लेकिन नॉर्मल मूवमेंट, फंक्शनिंग, ऑपरेशन, रेड, कार्डर, सर्च, इनकाउंटर में घुसना, हाउस क्लियरिंग ड्रिल, ग्रेनेड पड़ गया, आईडी फट गई, ये हमारा रोज़मर्रा का हिस्सा था। तो डेली जैसे बिल्ली की 100 ज़िंदगी होती है, बिल्ली अपनी लाइफ में 100 बार बचती है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि कैट का जो लाइफ है ना, कैट की लाइफस्टाइल जंप है, जंप एंड कैच, तो उसके 100 ज़िंदगी होती है। तो बीएसएफ का जो जवान है ना, बीएसएफ जिस परिस्थिति में काम की कश्मीर में, हमारी भी 100 लाइफ थी। लेकिन देखा कि एक्चुअल इनकाउंटर में घुसते समय ज़्यादा आदमी ये इस पर बहुत फोकस नहीं करता था कि हमको गोली लग जाएगी, हम मारे जाएंगे, मैं इंजर्ड हो जाऊंगा। यानी वो हर एक मिनट जीता था और एक मिनट अपना काम करता था। उस कॉन्सिक्वेंस में अगर किसी की बदकिस्मती है, लग गई, किसी की शहादत हो गई, उसका अफसोस होता है। लेकिन यह भय आपके काम को रोकने के कहीं रास्ते में नहीं आया। और परिवार, निश्चित रूप से परिवार की चिंता तो हम लोग को होती है। और मेरे केस में तो मेरा परिवार वहीं था, 4 साल उसी लाल चौक से मैंने बच्चे पढ़ाए, डेली बस में जाते थे, उनके ऊपर ख़तरा था जाते और आते समय। कभी ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाए, कभी आईडी फट जाए, रास्ते में टेररिस्ट बस खड़ा करके शूट कर दे बच्चों को। मेरे 3 बच्चे थे, तीनों जाते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि उस इकोसिस्टम के अंदर हम पक चुके थे और हमने सब कुछ भाग्य पे छोड़ दिया था। जो चीज़ हम नहीं कर सकते थे उसको भाग्य पे छोड़ दिया था, और जो कर्म के साथ डील करना था उसको कर्म के साथ डील कर रहे थे। इवन इस इनकाउंटर में हमको पता था कि गाजी बाबू को पकड़े जाना है, मारने जाना, बिना एक्सचेंज ऑफ फायर के तो होगा नहीं। हमको ये भी मालूम था कि पिच बैटल है ये, अगर हम उसको चैम्बर में नहीं घेरते उस रात और हम सवेरा होने के इंतज़ार करते, तब तो कैजुअलिटी और ज़्यादा होती, क्योंकि जहाँ सनलाइट होता तो उसके पास टॉप फ्लोर पे कई घंटे सर्वाइव करने के लिए आर्म अम्युनिशन था। और जब तक आप बिल्डिंग को डिमोलिश करके गिरा नहीं देते, तब तक गाजी बाबू नहीं मारा जाता। और उसके ग्राउंड फ्लोर पे सिविलियन थे सर, घर के मेंबरान थे, ग्राउंड फ्लोर के कमरों में कितनों की डेथ होती। आप सोचिए, आप एक ऑपरेशन के लिए बिल्डिंग गिरा रहे हैं और उसके अंदर से जो आम पब्लिक को रिट्रीव नहीं कर पाते हैं किन्हीं वजह से, क्योंकि कई बार फायर बहुत ज़्यादा होता है, अंधाधुंध किधर से फायर आ रहा है आपको पता नहीं है, उनकी भी कैजुअलिटी होती है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में एक सिंगल गोली किसी सिविलियन को नहीं लगी थी। दैट इज समथिंग वेरी ग्रेट। इसीलिए इसको बड़ा एक नीट एंड क्लीन, रॉ और बड़ा एक ऑथेंटिक ऑपरेशन की संज्ञा मिली थी, कि जिसमें हमारा नुकसान भी बहुत कम हुआ, हमारा अचीवमेंट बहुत ऊपर था, एंड विदाउट
any collateral damage. सर दोबारा से हम वहीं लौटते हैं, जो कहानी थोड़ी सी छूट गई, जो आपने कहा कि आदमकद शीशे के ठीक पीछे में उसका सुरंग था, टनल जैसा बना रखा था और वहाँ उसका पूरा स्पेस बना हुआ था। सर शहादत हो जाती है, आपने कहा कि शीशा को हटाया गया और ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। उस मोमेंट पर भी कहीं एक पल के लिए भी कभी ये दिमाग में आया सर कि यार अब बैक कर जाते हैं, एक तो हमारा भाई चला गया? नहीं, ये बिल्कुल नहीं आया। हालांकि शीशा हटाया नहीं, शीशे को हमने तोड़ा, पैर से तोड़ा, शीशे को ब्रेक किया, तो उसके बाद ये सब हुआ जो मैंने आपको बताया। लौट चला ऐसा कभी ख्याल नहीं आया, कभी ना नेवर, क्योंकि हम उसके लिए 17 महीने काम किए थे। वी हैड इन्वेस्टेड 17 months टू किल दिस टेररिस्ट, और वो बिल्कुल हमारे हाथ में था। तो ये तो संजोग की बात थी। हो सकता है हमारे में से किसी को भी गोली नहीं लगती, या हो सकता है हमारा उससे ज़्यादा डैमेज होता, लेकिन रिट्रीव बैक करना कहीं माइंड में नहीं आया। नेवर थॉट, ऐसा कभी नहीं। जो रात के 3:45 बजे चढ़ के उस फ्लोर पे घुस रही है, जो रेडिंग टीम मेन गेट से जंप करके अंदर रूम टू रूम क्लियर करते हुए, तो हम लोग तो साक्षात गाजी बाबा के चैम्बर में पहुंच ही गए थे। तो वहाँ से रिटर्न का कोई क्वेश्चन नहीं था। इट वॉज ओनली टू फाइट। कैसे पता चला सर कि वो शीशे के पीछे में कुछ हो सकता है? एक्चुअली उसके एक रात पहले जो हमने रेड किया था ना, जो जिंदा पाकिस्तानी जिसको 27 को पकड़ा था, उसका जो हाइड आउट था वो किचन के नीचे एक पैरेलल रूम बना था, एक अंडरग्राउंड रूम, और उसके जाने का रास्ता था म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर के थ्रू। यानी वॉल में उसने कोलैप्सेबल शटर बना रखा था, जिसको हटाते ही नीचे सीढ़ियाँ थीं, और उस शटर को हाइड करने के लिए उसने म्यूजिक स्पीकर रख दिया था। स्पीकर को हटा के हम लोग नीचे गए थे, तो शीशा देख के माथा तो ठनक गया कि शीशा इज नॉट ए सिंपल शीशा। शीशे के पीछे सब कुछ है, और हमारे पास उसका डिजाइनर ऑलरेडी हमारे कब्जे में था, तो उसने इंडिकेट कर दिया। तो ये तो हमें लग गया था कि हम कुछ बड़ा फुल आरडी काम करने जा रहे हैं। हम लोग इसके मधुमक्खी के छत्ते में घुस रहे हैं, और इस हाइड में घुसने का मतलब है कि देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ फायर। कौन अंदर टेररिस्ट मिलेगा ये बहुत श्योर नहीं था, वो तो बाद की बात है। तो इट वाज ए क्लियरली शेकिंग हैंड विद द डेथ। अभी सर आपने फैटल इंजरीज की चर्चा की जी। मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, कुछ आपके इंटरव्यूज भी मैं देख रहा था। 8 गोलियां लगी सर जी, और एक रिपोर्ट के मुताबिक एक गोली अभी भी आपकी बॉडी में अंदर है, ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो ये जो 8 गोलियां झेलना सर, ये आसान चीज़ नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। नाइटमेयर था। 22 साल की मैं आपकी जर्नी बता नहीं सकता। एक मेरा सबसे डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट है जो पेट का, जिसको मेरा हाथ की इंजरी चलिए दिखती है, पैर पैरालिटिक है, दाहिना पैर, बिकॉज फेमरल नर्व मेरी डैमेज हो गई, स्पाइनल कॉर्ड में जो गोली लगी। लेकिन पेट की गोली ने मेरी लाइफ ही बदल दी। सबसे बड़ा था कि मेरा ज़िंदगी में मेरा एक ऑर्गन काट के निकाल दिया जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। मैं बड़ा फिज़िकली फिट रहा हूँ। फिज़िकली फिट मतलब कि कोई चैलेंज याद नहीं है जो मैं कर नहीं पाया हूँ। तो इसमें इंटेस्टाइन में जो गोली गई तो मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, पूरा एब्डोमेन खोला गया था। उसके बाद अल्सर बन गए थे। तो 2007 में मुझको 3 स्टेज सर्जरी हुई मेरी, और मेरा एक ही कैलेंडर ईयर में 3 बार पेट खोला गया था, और मैं एक्सटर्नल बैगेज पे था, जिसको कि उसी के रास्ते से ही मेरा स्टूल वगैरह डिस्चार्ज होता था। और मेरा छोटी आंत में खाना पचने के बाद बड़ी आंत में ट्रांसफ़र कैसे हो, बड़ी आंत तो काट के निकाल दी गई, तो पचा हुआ खाना कहाँ जाएगा, उसको तो स्टूल बन के निकलना है। तो उन्होंने एक इंटरनल इलियल पाउच क्रिएट किया, इलियोस्टोमी बोलते हैं उसको। बट वो पाउच का साइज बड़ी आंत जैसा नहीं हो सकता। बड़ी आंत तो भगवान ने बनाया है, उतनी बड़ी आंत क्रिएट करना मेडिकली पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने एक छोटा स्टोरेज क्रिएट कर दिया। उसी स्टोरेज के साथ हूँ मैं 22 साल से। तो पचा हुआ खाना 2 घंटे से ज़्यादा स्टे नहीं करता। तो मेरे ये हैबिट और लाइफ का पार्ट है, और मैं 2 घंटा ज़्यादा सो नहीं पाता, क्योंकि मुझे अर्ज होती है, मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। यहाँ भी जैसे मैं आया तो आपके यहाँ सबसे पहले मैं वॉशरूम गया भाग करके, इंटरव्यू ख़त्म होते होते मुझे फिर वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो ये मेरे लाइफ का पार्ट है अब, और वो मुझे बहुत तकलीफ़ देता है।
और मैं अभी एंटीबायोटिक पे हूँ। आज मेरा चौथा दिन एंटीबायोटिक का है। कल मॉर्निंग में डोज ख़त्म होगा, क्योंकि वो जो एलियल पाउच बना है वो उसमें पाउचाइटिस हो गया है, यानी इन्फेक्शन। तो मेरी पूरी लाइफ रेजर ब्लेड पे है, पेट के हिसाब से। आई एम ऑलवेज ऑन रेजर ब्लेड। अच्छा चल रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। और कई बार सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है। और इसी जनवरी में मैं अभी यथार्थ हॉस्पिटल में एडमिट भी था, जस्ट 5 महीना पहले, 4 महीना पहले मैं एडमिट था। और वो ऐसा ब्लॉकेज होता है कि मुझे आईसीयू में जाना पड़ता है। और ये करीब 6वां 7वां मौका है 2007 के बाद कि मैं एडमिट हुआ हूँ। और आई एम ऑलवेज प्रोन टू दैट। डिहाइड्रेटेड रहता हूँ, थका फील करता हूँ, स्लीपी फील करता हूँ, एनर्जी की कमी फील होती है। बट ठीक है, आई हैव अडॉप्टेड इट और एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ। मूविंग, कनेक्टिंग, डूइंग द थिंग्स। मतलब ये सारे जो फिजिकल इनकैपेसिटी है वो कोई हमारा काम इतना नहीं रोकती, वो अपने जगह करती रहती है। मैं अपना एक्टिव रहता हूँ, काम धाम करता रहता हूँ। ये जो जीवंत रहने की जो ताकत है सर, हौसला है, वो गांव की मिट्टी से ही आता है। जिसने संघर्ष किया है जीवन में वही कुछ कर सकता है। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आप गोरखपुर से आते हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी गोरखपुर से ही आते हैं। और गोरखपुर की जो माटी है, उस माटी की ही ताकत है कि 22 सालों से आप संघर्ष करते हुए। तो सर, गोरखपुर का एक लड़का कैसे बीएसएफ में पहुंच गया? ये जो संघर्ष है सर, क्योंकि समटाइम्स ये ज़रूरी है, कई बार ये मजबूरी भी है सर कि नौकरी करनी है, कुछ करना है। तो कुछ करना है तो फिर देश की सेवा के खातिर गोली ही क्यों खाना भाई? और भी बहुत कुछ किया जा सकता था। बिल्कुल सही सवाल है आपका। जिस क्षेत्र से मैं हूँ वो बड़ा ही, जिसको कहते हैं कि हम लोगों के रिश्तेदार कहा करते थे कि मेरे गांव का नाम लेके कि वहाँ जब जाना होता तो हम लोग कई दिन पहले से प्लानिंग करते हैं। वहाँ जाने का मतलब है कि आप मतलब पहले हिम्मत जुटाते हैं कि भाई रिश्तेदारी में जाना है। किस रिश्तेदारी में? जो मेरा गांव जी। और मेरी सारी रिश्तेदारियाँ डेवलप्ड गांव में रही हैं। तो कई बार हम लोग अपने मामा वगैरह से पूछते थे कि यहाँ रिश्तेदारी कैसे आप लोगों की हुई? तो उन्होंने कहा देखो, हमारे टाइम में रिश्तेदारी का जो मापदंड था ना, वो गांव कितना डेवलप्ड है, कितनी अच्छी सड़क गई है, बिजली है कि नहीं, ये नहीं था। तब क्या था कि एक कल्चरल स्ट्रेंथ और सोशल स्ट्रेंथ पे शादियाँ होती थी। कि कौन गांव, कई बार तो कई गांवों का ब्रांड था कि मतलब वहाँ शादी हो रही है मतलब ठीक होगा। वाई? क्योंकि परिवार के अंदर जो डेवलप होने वाली कल्चर है ना, वो एक घर नहीं डेवलप करता था, ये पूरे गांव के इकोसिस्टम का पार्ट होता था। आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः, यानी जितनी गुडनेस है वो सब लोग शेयर करते थे, लड़ते भिड़ते भी थे। तो एनीवे, वो लोग आते थे और आने के बाद जब हम पैदा हुए तो हम तो सारे भाई, मेरी बहन को छोड़ के सब लोग गांव में ही पैदा हुए। जब मैं बोलूँ गांव में पैदा हुए, हम जब पैदा हुए तो ATS इंजेक्शन भी नहीं लगा माँ को। टिटेनस तब डिटेक्ट नहीं हुआ था। मेरे बड़े भाई थे जिनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया। ही वॉज जस्ट 1.5 years elder टू मी। तो मुझे याद है कि वो जब 6 साल के थे तो उनको टिटेनस हो गया था। तब पता नहीं था टिटेनस क्या होता है। तो सिविल हॉस्पिटल से पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था। ग्रैंडफादर लेके गए थे तो मेरे भाई बच गए उसमें। बच के आए तो दवाइयाँ वहाँ आई तो ब्रेड का एक पैकेट आया। तो मैं पूछा ये क्या है? मतलब उस टाइम में, हमारे टाइम में जैसे शहर से खरीद के ब्रेड का पैकेट आया, वो हमारे लिए रोचक था। मतलब रोचक था कि क्या चीज़ है? वी हैड नेवर सीन दैट। तो बताया गया नहीं, जो बीमार है उसके लिए होता है, बट दिस इज नॉट ए कॉमन मैन फूड। सिंस योर एल्डर ब्रदर वाज सिक, ही वाज एडमिटेड, तो डॉक्टर ने बोला इसको दूध में डुबो के देना खाने के लिए। अच्छा, खैर अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 3 years ही डाइड इन रोड एक्सीडेंट। तो मेरी माँ मुझको गांव से बाहर भेजने में बहुत डरती थी, क्योंकि माँ बिल्कुल उस गांव से थी जो सड़क पे था, बनारस हाईवे पे। तो माँ कहती थी कोई भी गांव छोड़ के नहीं जाएगा वहाँ जहाँ गाड़ी चलती है, क्योंकि उस गाड़ी से हमारे बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। यानी एक माँ जो पढ़ने के लिए बाहर भेजने को तैयार नहीं थी, वो माँ मुझे BSF में आने से नहीं रोक पाई। दोनों बड़ा ही एक डिफरेंट टेंजेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था,
मेरे फादर लेक्चरर थे, तो गांव में 5वीं तक तो हम लोग पेड़ के नीचे पढ़े। मेरे ग्रैंडफादर इंडियन नेशनल आर्मी में थे और वो मांडले जेल बर्मा में बंद थे। 1946 लेट छूटे, वो आज़ादी से ठीक पहले गांव आए। मेरे फादर को 12 दिन का छोड़ के गए थे। जब वो लौटे तो फादर मेरे 6.5 साल के हो चुके थे। तो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर ने परिचय कराया कि तुम्हारे बेटे हैं, क्योंकि 12 दिन का बच्चा आप छोड़ के जाइए तो 6 साल बाद आप बच्चे को पहचान नहीं सकते। बिल्कुल। तो उनको लगा कि अच्छा ठीक है मेरे बेटे हैं। तो मेरे फादर ने मेरे ग्रैंडफादर ने गांव में सबसे पहले ग्राम प्रधान थे, पहले ब्लॉक प्रमुख बने, पहले सरपंच बने वो, और टिल लाइफ थे और अनकंटेस्टेड थे। उनके खिलाफ कोई कंटेस्ट करता नहीं था, क्योंकि वो कहते था कि इनके खिलाफ खड़ा होने का मतलब है कि आप एक सत्य के अपोजिट खड़ा हो रहे हो। वो रिस्पेक्ट था। 96 में उनकी डेथ हुई और उनके साथ वो पद चला गया। हम लोग कभी पॉलिटिक्स में नहीं आए, क्योंकि मेरा अपना अनुभव था कि दिस नॉट आवर कप ऑफ टी। और फादर मेरे ग्रैंडफादर उस इंटरमीडिएट कॉलेज के अध्यक्ष रहे फादर के जॉब मिलने तक, क्योंकि नियम आ गया था कि अगर आप अध्यक्ष हैं तो आपका बच्चा टीचर नहीं हो सकता, और टीचर है तो आप पद नहीं ले सकते। तो फादर वाज इन मुंबई, ही वाज टीचिंग। ही केम बैक टू विलेज की हम कई मल्टीपल ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, तो पढ़ेंगे कैसे, माँ कितने लोगों को पढ़ाएगी। तो मैं 5वीं, तो पिताजी ग्रैंडफादर हमारे सबसे पहले एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी स्कूल गांव में लेके आए। 1948 में मेरे गांव का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है 1948 का है, मेरे बाबा का लाया हुआ, और जो प्राइमरी स्कूल है वो भी तब का लाया हुआ। तो सरकार ने बोला कि अगर आप बिल्डिंग देंगे तब तो हम सैंक्शन कर देंगे। तो मेरे ग्रैंडफादर ने लिख के दिया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी स्कूल दोनों के लिए एकोमोडेशन हम देंगे, आप खाली सैंक्शन करो। मेरे घर पे उतना जगह नहीं था, तो उनके जो कजिन ब्रदर थे वो भी इंडियन नेशनल आर्मी में थे, तो उन्होंने बोला प्राइमरी स्कूल के लिए तो मैं दे दूंगा, बरांडा मेरा बहुत लंबा है। और एक और उनके कजिन थे जो कि इंडियन नेशनल आर्मी में तो नहीं थे, लेकिन बड़े जीवट वाले आदमी थे। उन्होंने बोला मैं अपना बरांडा दे दूंगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए दे दूंगा। अब आप देखिए, आज 78-79 साल के बाद भी अगर आम आदमी में किसी में पूछिए कि आप अपना घर इन दोनों चीज़ों के लिए दे देंगे बिना 5 रुपए लिए हुए? बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि देयर आर वेरी मेनी पीपल टू कम फ्रॉम द सोसाइटी। उन्होंने तब दिया जब उन पे खुद नहीं था। तो 5th तक मैं पढ़ूं कैसे? तो आंवले के पेड़ के नीचे क्लास सीखता था। वो क्लास बड़ा रोचक था, गिरे हुए आंवले खाते थे और घड़ी नहीं होती थी जिसपे 4 बजे का टाइम कैसे देखेंगे। तो जो बरांडे का छत था ना, बरांडे खपरेल घर था मिट्टी का, तो उसकी धूप जिस पॉइंट पर आती थी लकड़ी से खींच के रखे रहते थे हम लोग कि यहाँ आ जाने का मतलब है 4 बज गया है, तो छुट्टी हो जाती थी। जाड़े और गर्मी में वो मापदंड बदल जाता था। तो 5th तक तो मैं ऐसे पढ़ा। 5th तक कैसे पढ़ा? टाट पट्टी भी नहीं थी, घर से एक चटाई उटाई ले जाते थे हम लोग, उसी पर बैठे सारे भाई एक साथ पढ़ते थे। लेकिन क्या पढ़ाई थी वो, बहुत बढ़िया पढ़ाई थी। बाकी पढ़ाई घर में होती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ग्रैंडफादर से सुनते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ढिल्लन सहगल, शाहनवाज, अराकान योमा, गारो खासी जयंतिया, रंगून, हिटलर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बैंकॉक, मांडले जेल। तो जो राष्ट्रीयता की चीज़ थी, वो वहाँ से जो देश प्रेम था, स्वतंत्रता आंदोलन था, इन सब की कहानियाँ मुखो कहानियाँ थी। यानी घर का जो एल्डेस्ट पर्सन था वो उसको नरेट करता था पंचतंत्र की कथाओं की तरह से। हम लोग उसको फ्री में सुनते थे और उसकी उत्सुकता रहती थी कि अगले दिन कुछ और सुनाएंगे। तो ऐसे हम बिल्टअप हुए। और जब अपने स्कूल में गए, यूपी में कॉलेज बोलते हैं, 8वीं 9वीं क्लास को भी कॉलेज, इंटर कॉलेज बोलते हैं, वहाँ स्कूल नहीं बोलते, 12वीं तक को भी कॉलेज ही बोलते हैं। तो फादर ने तो मुझे कहीं 8वीं क्लास तक हिलने नहीं दिया अपने क्लासरूम के बाहर। उसका क्लास टीचर बनते थे वो, तो मैं कहीं बंक तो मार नहीं सकता था। मैथ साइंस बहुत बढ़िया था, तो मैथ साइंस 9वीं और 10वीं में वहाँ नहीं था। ये था कि मैथ तो ले सकते हो, साइंस नहीं है। नहीं है का मतलब, आजकल के बच्चे सोचेंगे नहीं है का क्या मतलब है। नहीं है का मतलब लैब के लिए रूम नहीं है,
तो सरकार मान्यता नहीं देती थी उस सब्जेक्ट की। तो मैंने मैथ तो लिया, साइंस छूट गया। 8वीं मैंने टॉप किया तो 18 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप सेंक्शन हुई। 1 रुपये 46 पैसा फीस लगती थी, क्योंकि मैं टीचर का बेटा था तो फीस माफ़ होती थी। 9th 10th मैंने विदाउट साइंस किया। 10th मैंने टॉप किया तो माँ से बोला कि अगर मैं यहीं पढ़ता रहूँगा तो मैं इंग्लिश छूट जाएगी, क्योंकि वहाँ फिर 11th में इंग्लिश नहीं था। इसलिए नहीं था, इंग्लिश के टीचर ही नहीं। क्या करना है? तो मैंने बोला 7 किलोमीटर दूर जो स्कूल है ना, उसमें मेरा एडमिशन कराता हूँ। तो बोली 13 किलोमीटर जाओगे? तो हमने कहा साइकिल तो है ही। 13 किलोमीटर फिर हम साइकिल से एक साइड जाते थे, 13 किलोमीटर शाम को आते थे। जाते नहीं थे, छोटा भाई कैरियर पर बैठता था पीछे, क्योंकि सारे भाई लाइन अप थे बोगी की तरह से। एक निकल रहा है अगले क्लास में, 5 भाई 3 बहनें। खैर 12th किया, वहाँ टॉप किया मैंने। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का ये हुआ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी जगह जो भौगोलिक रूप से इतनी चैलेंज्ड थी भारत के नक्शे पर, कोई सुख सुविधा नहीं था। हमने मीठे तेल से पढ़ाई की है। सरसों के तेल का बत्ती जो दिवाली में जलाते हैं, जब केरोसिन ऑयल खत्म हो जाता था, कोटा से तेल नहीं मिलता था, तो उसको जलाना पड़ता था। और एक दीपक की तरफ बाती एक ही जलती थी, 2 नहीं जला सकते थे। अब तेल ज़्यादा खर्च, और सब उसी के गोला में बैठ के चारों तरफ, टेबल कुर्सी का सिस्टम ही नहीं था। हमारे यहाँ, सर मैं बिहार से आता हूँ, हमारे यहाँ उसको ढिबरी कहते हैं। ढिबरी वही शब्द है जी, उसको ढिबरी ही बोलते हैं जी। और लालटेन होती थी, उसके शीशे को कैसे क्लीन करते थे, कालिख लग जाती थी। उसके बत्ती को कैंची से काटते थे। पिताजी कहते थे 5 बजे काट लो, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा तो काट नहीं पाओगे। कभी बार शीशा क्लीन करते समय उंगली भी कट जाती थी। फिर कपड़ा लगाते थे हम लोग, तेल टपकता था, बदबू आता था, मक्खी मच्छर आते थे। पढ़ाई हो रही है और कम्युनिटी स्टडी था। गांव के बाकी बच्चे भी पढ़ाई करने आते थे, क्योंकि कुछ ऐसे थे जिनके पास वो लालटेन भी नहीं था। yes. तो वो दूसरे के घर के लालटेन की रोशनी से आके पढ़ते थे। ऐसे शिक्षा दीक्षा चली, हम लोग आगे बढ़े। फिर यूनिवर्सिटी में आए, ग्रेजुएशन किया गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। 2nd ईयर में हॉस्टल मिल गया तो हम किंग हो गए कि अरे तो हॉस्टल मिल गया। स्कूलिंग के टाइम में 3 नाला तैर करके आते थे हम लोग। मानसून में 3 नाले भरे होते थे, स्विमेबल था, नाव वाव होती नहीं थी। एक ही अंडरगारमेंट पहने, अब 3 नाला पार करिए और लास्ट में जाके चेंज कर लीजिए। ये था आलम हमारे यहाँ का। बाढ़ के टाइम में SOS, रात को कभी भी बांध फूट सकता है, पूरा गांव बह सकता है, अगले दिन हिस्ट्री बन सकता है। गांव पेपर में निकलेगा पूरा गांव सोए से बह गया। बहा लेकिन कभी नहीं, हमेशा खतरा रहे, बहने से बच गया। हम लोग कहते थे बहा क्यों नहीं, ये तो ऊपर से पानी आ रहा है। कह रहे कोई पूर्वजों का प्रताप है, काली माई हैं, सती माई हैं, धाराधर बाबा हैं। तो जब हम लोग लबालब भर जाता था बांध, अब टूटने वाला है, तो गांव का एक आदमी जो इसके लिए अधिकृत था, वो पीली धोती लेके उसमें हल्दी चावल और धाराधर बाबा को प्रणाम करके और नदी के बीच में जाके उनको छोड़ के आता था कि शायद ये हमें गांव मतलब बंधा टूटने से बचाने चाहिए। ये फेथ था, ये विश्वास था कि ये कभी टूटने नहीं है बंधा। और गांव मेरा कभी बहा नहीं, उसके 1 किलोमीटर दूर बांध टूटा, पूरा गांव पानी में मग्न हो गया, लेकिन गांव के ठीक बीच से बंधा नहीं टूटा कभी। तो ये जो सर पढ़ाई के दौरान जो संघर्ष आपने किया, जो आपने कहा कि जो संस्कार ट्रांसफ़र हुए, जो साहस ट्रांसफ़र हुआ, जो आपने कहा कि ग्रैंडफादर आपके इस तरीके से थे, फादर में भी वो ताकत दिखी और वो आप में तो आज दिख ही रहा है। इस जो ट्रांसफ़र, जो हम उसको आसान भाषा में कहें कि ट्रांसफ़र स्कीम इसको कहते हैं, yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो ट्रांसफ़र होनी चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी। ये BSF ने आपको कैसे मदद किया सर? BSF में मदद ऐसे किया कि जब मैं BSF ज्वाइन किया तो हमारी ट्रेनिंग हुई BSF एकेडमी टेकनपुर। BSF को बिल्कुल आर्मी पैटर्न पे रेज किया गया है। BSF के हथियार, BSF की ट्रेनिंग, BSF का कमांडो और BSF का जो वर्किंग फंक्शनलिटी है वो टोटल आर्मी की कॉपी है। कुछ जगह में वे कहते हैं कि आर्मी से भी ज़्यादा टफ BSF की लाइफ है। वो इसलिए कहते हैं कि BSF 365x24 भारत के टेरिटरी के अंतिम लाइन पे डिप्लॉयड रहती है और वहीं रिटायर हो जाता है जवान। वो पीस में कभी नहीं आता, स्कोप ही नहीं है, कैसे आएगा वो? तो ट्रेनिंग बड़ी टफ थी हमारी। ट्रेनिंग लकीली मैं फिजिकली बहुत फिट था, तो BSF एकेडमी में एक स्विमिंग पूल बना था।
अब तो वहाँ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बन गया। हमारे टाइम में जब पहले दिन स्विमिंग पूल में कूदाया गया तो हम लोग हंसने लगे, हमें लगा ये स्विमिंग पूल है, क्योंकि स्विमिंग पूल हार्डली 4-4.5 फीट का गहरा था। पैर टकरा जाए तो हम जो वहाँ जहाँ के रहने वाले, वहाँ तो नदी में नाव से कई बार धकिया देता था दूसरा आदमी, तो अगला गिर जाता था तो फिर नाव पकड़ लेता था मिड स्ट्रीम में। हमको पता था कि पानी इधर से बह रहा है तो इसके साथ चलते रहो तो किनारे लग जाओगे। कभी घबराहट नहीं हुई पानी देख के, मतलब कपड़ा पड़ा पहने भी एक हिम्मत रहती थी कि, तो ये कहते थे लोग कि जब डूबने लगे नाव तो उससे पहले कूद लेना, क्योंकि फिर वो पानी को इनगल्फ करती है तो डूबने का खतरा ज़्यादा होता है। ये भी मेंटली प्रिपेयर रहता था आदमी कि जहाँ पलटी कूद लेंगे, तैरते तैरते जूता निकाल के फेंक देंगे, जूता चप्पल, और कहीं लग जाएंगे। मतलब इतना मेंटली आप स्ट्रॉन्ग शुरुआत से। यस, बच्चा था मैं 9 साल का, तो मेरी मामी का गांव था उसी 80 गांव के दोआबा में, जलमग्न बिल्कुल। रात को अब खाली बबूल का पेड़ देख रहे हैं, कहीं आम दिख रहा है। हमारे नाना नाव भेजे गजपुर से, नाव आई और मेरे ग्रैंडफादर से बोले कि बहू की विदाई करा के लाना वहाँ से, क्योंकि वहाँ पानी बढ़ रहा है। तो मेरे ग्रैंडफादर, मुझे 11-12 साल का मैं था, मुझे बोले कि संत मल्लाह के साथ तुम चले जाओगे? मैंने कहा चले जाएंगे। तो एक टार्च दिए मुझको, और रात को मैं 9-10 बजे नाव खोला, पूरी कछार में न्योड़ी, मतलब रात को नेविगेट करने के लिए भी आप अंदाजे से नेविगेट कर रहे हैं, कुछ नहीं। आपको पता है मैं इधर से निकला तो वो गांव उधर है, वहां से थोड़ा बाएं जाऊंगा तो ये गांव आएगा, एकदम नाना के घर के दरवाजे। रोशनी नाम की चीज कुछ भी नहीं था, लाइट वाइट। 1-2 बजे रात को जब मैं पहुंचा तो मेरे नाना के जो सामने मेरी मामी के जो फादर थे वो लालटेन जला के बैठे हुए थे। तो कह रहे अरे तुम आ गए, खाली पानी दिख रहा है और काला काला घर और बगीचा दिख रहा, कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे थी ही नहीं। नानी को ले, मामी को लेकर हम सवेरे आ गए। ग्रैंडफादर के चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बड़ा विक्ट्री करके आ गया, कोई बड़ा विजय पताका फहरा के आ गया। मैं उनको लगा नॉर्मल काम करके तो आया है। तो ये जो हम लोगों का बिल्डिंग था ना, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो रोड, नो रिसोर्सेज। साइकिल हमारा जगुआर होता था, साइकिल के दोनों टायर में अगर हवा है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से 42 किलोमीटर हम लोग साइकिल से चले जाते थे वीकेंड में, वन साइडेड। 40 पड़ता था। गांव के 16 लोग ग्रेजुएशन एक साथ कर रहे थे, तो 16 लोग हम 8 दूनी 16 2 लाइन बनाते थे, साइकिल चलाते गांव चले जाते थे, और मंडे को सुबह फिर चले जाते थे। रोज़ नहीं आते थे, वीकेंड पे आ जाते थे। बाकी आते थे राशन ले जाने, आटा है, चावल है, घर का आलू है, सब्जी है, लेने जाते थे। लकड़ी ले जाते थे, गैस तब था नहीं, लकड़ी जलाना पड़ता था। खाना बनाने हमको बचपन से आता था। माँ बीमार थी और सबको 8:45 बजे 8:30 बजे खाना चाहिए, नहीं स्कूल कैसे कोई जाएगा। 10 से 4 स्कूल होता था। आज के ज़माने जैसा तो है नहीं, स्कूल की बस आएगी बिल्कुल, तो 7 बजे पापा गाड़ी में बिठाएंगे, फिर 1 बजे लेने जाएंगे। वहाँ तो आप डिस्पैच हुए और जेब में कुछ नहीं होता था। वहाँ क्या खरीदेंगे स्कूल में? उसके लिए पैसा चाहिए, 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा, 54-58 तो बहुत बड़ा करेंसी होता था हमारे टाइम में। मेरी 1 रुपये 49 पैसे फीस लगती थी, तो 1.5 रुपये जमा करता था तो 1 पैसा बचता था। तो कई बार फादर ही वो फीस देते थे, तो मैं सोचता था यार 1 पैसा मैं देता तो मेरे पास बचता, 1 पैसा मांगते तो है नहीं। तो 10th बोर्ड में मैंने गेस्ट पेपर मंगा लिया बनारस से, कोई ऐड देख के। अच्छा, छोटी पियरी बड़ी पियरी कोई जगह है बनारस से। मुझे क्या पता था ये पार्सल उन्हीं को पास आ जाएगा। पार्सल आया तो बड़े गुस्से हुए, बोले अब ये दिन आ गया है तुम गेस्ट पेपर से पढ़ोगे, मतलब सी। उन्होंने बोला कि कंप्लीट बुक नहीं याद है तुमको, तैयार नहीं है। वो गेस्ट पेपर मुझे पढ़ने ही नहीं दिए। और अब मैं सोचता हूँ कि क्या पेरेंटिंग थी इन लोगों की। वो जो आपने जो कहा ना सर कि फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको वहीं मिल गई, बिल्कुल, और इसीलिए वो जो बीएसएफ का स्विमिंग पूल जो था आपके लिए बहुत छोटा सा था। लगा कि यार इसमें क्या होगा हमारा। हाँ, मतलब ये लगा कि तो कई बार बीएसएफ में सर ऑपरेशंस के दौरान कई बार नदियाँ पार करनी पड़ती होंगी, कई बार भाई आप किसी को आप पीछा कर रहे हैं या सर्च में लगे हैं, तो कुछ ऐसी घटना आपके ध्यान में? हमारी घटना झेलम कश्मीर में एक मेरा एक्सपीरियंस है। वैसे बीएसएफ के जवानों के साथ नदी पार करने और वाटर से रिलेटेड बहुत घटनाएं भी होती हैं, क्योंकि सारे जवान स्विमिंग में ट्रेन नहीं होते। तो बहुत रिवराइन एरिया जैसे बीएसएफ के हैं, बंगाल के हैं, वहाँ काफ़ी जवान डूब भी जाते हैं, जैसे जिनको स्विमिंग नहीं आती है। झेलम पुलवामा में मेरे साथ एक बार घटना हुई कि एक गाँव का सर्च में कर रहा था,
उसमें थोड़ा मेरी खुराफात शामिल है। तो बिल्कुल झेलम के किनारे वो गांव था, गौरीपुर गांव। अच्छा। तो सर्च वर्च हो गया, सुबह तक कोई टेररिस्ट मिला नहीं, तो मुझे नाव दिखी। तो मेरा नाव नदी से बड़ा फैसिनेशन था। तो मैंने कहा यार इस नाव से क्रॉस करके उस पर जाके फिर आ जाएंगे। वो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट नहीं थी, ऐसे ही 2-3 जवान लिया, मैं नाव में बैठ गया। वो नाव आयरन रोप से कनेक्टेड थी अक्रॉस। आयरन रोप को पकड़ के ही आपको आना जाना था। और आयरन रोप नाव के एक मोटे डंडे में फिटेड थी, उससे जहां अलग हुई तो नाव बह जाएगी। हुआ यही, वो क्रॉस करते करते वो झेलम का करंट बहुत ज़्यादा था। तो एक जगह नाव बहुत ज़्यादा खींचने लगी, मतलब रस्सी खींच नहीं रही थी, मिड स्ट्रीम में हम लोग फंस गए। और जैसे तैसे हम इस पार आए। फिर मैं सोचा कि ये एडवेंचरिज्म की मुझे ज़रूरत क्या थी। मुझे ख्याल आया कि नहीं, मेरे यहाँ की नदियों का स्ट्रीम इतना फास्ट नहीं है और झेलम का स्ट्रीम बहुत फास्ट था। तो दैट वाज स्मॉल लेसन टू लर्न। सर, तमाम वीरता की कहानियों के बीच में एक फिल्म भी बनी, ग्राउंड जीरो जी। कहा जाता है कि वो पूरी फिल्म आप पर ही, इमरान हाशमी ने उसमें एक्टिंग की है। आपने फिल्म वो देखी सर? मैंने फिल्म देखी। कैसी लगी आपको, और कितना आप कहते हैं कि इमरान हाशमी ने न्याय किया आपकी? देखिए, वो फिल्म देखी, पहली बात तो खुशी हुई कि वो बीएसएफ पे, समग्र रूप से वो बीएसएफ पे बनी फिल्म है, जिसमें उन्होंने एक बीएसएफ के ऑपरेशन, जिसको मैं लीड कर रहा था जी, कहानीकार ने उस ऑपरेशन को चुना है। शुरू में जब फिल्म डिक्लेयर हुई तो मुझे थोड़ा अप्रहेंशन था, क्योंकि आप या हम या कोई भी हिंदी सिनेमा का व्यूअर, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि कास्ट, यानी कास्ट बहुत बड़ा होना चाहिए, कास्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए। कई बार कास्ट के नाम पे ही आदमी फिल्म देखने चला जाता है, बेशक वो फिल्म खराब हो, फ्लॉप हो। बिल्कुल। लेकिन जब मैं कैमरा रोल हुआ 2022 में श्रीनगर में, तो मैं 27 अगस्त बाय द वे वही तारीख भी है जब 2003 की, जब वो पाकिस्तानी वाला, हाँ, और ये भी 27 अगस्त 2022 को ही कैमरा रोल हुआ था, एग्जैक्टली 19 साल बाद। तो मैं जब गया और इमरान हाशमी को बीएसएफ की फायरिंग रेंज पर प्रैक्टिस करते देखा, यूनिफॉर्म फटीक में, सावधान भर, 5 गोली फायर, खाली कर, खड़े हो जाओ। उसमें क्या हुआ कि चूँकि भारत सरकार ने ऑर्डर किया था मूवी, गृह मंत्रालय ने, तो बीएसएफ का पूरा अमला इनको ट्रेन कर रहा था। तो जितने ऐसे कास्ट थे, जितने हीरो या बाकी उनके सह कलाकार, इनकी वो स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उसमें फिर इमरान हाशमी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा सर, मैं आपसे ज़्यादा मैं इस बात को लेकर सेंसिटिव हूँ कि जो आपने किया या जो आप थे, क्या मैं वो पूरा जस्टिफाई कर पाऊँगा, क्या मैं उसके एकदम करीब पहुँच जाऊँगा। तो मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए कह रहा हूँ, बिकॉज बाई वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म, दिस इज़ माई एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये मेरा एक नैतिक कर्तव्य है कि मैं बीएसएफ जैसी फोर्स और बीएसएफ के आप जैसे किरदार को पर्दे पे ला सकूं। ये मेरे लिए चुनौती है। मैं जो फाइनली देखा कि उन्होंने मेरे एक्सपेक्टेशन से बेहतर बनाया फिल्म, और कुछ एक उसमें ड्रामेटिक लिबर्टीज़ हैं जो कि पिक्चर में होते ही हैं, और लेकिन फाइनली द मूवी का जो फिलॉसफी है, अप्रोच है, बहुत ही हेल्दी है और काफ़ी बढ़िया है, और उन्होंने काफ़ी सही दिखाने की कोशिश की। सर, चलते चलते एक सवाल सर, कहते हैं कि गोली जो है ना सिर्फ शरीर को छूती है, हौसले को नहीं छूती। बिल्कुल सही है। तो वो जो ये बात आपकी सही 30 अगस्त 2003 की रात गोलियां आपके भी शरीर को छुई, हौसले को नहीं छुई, और यही वजह कि आज हम और आप करीब 22 साल के बाद भी उसके बारे में चर्चा। बिल्कुल सही है। अभी भी कई लोग सवाल पूछते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अगर उत्तर दे रहा हूँ तो उनको ये तो नहीं लग रहा होगा कैसे ही बना के कह रहा है। असलियत में आपको बताऊं कि 7 शॉट लगे हैं शरीर पे। ये मुझे अगले दिन सर्जरी के बाद पता लगा कि 7 गोली लगी है। उस समय तो मुझे दाहिने हाथ का खाली पता लगा कि ये मेरा हाथ इनकैपेसिटेटेड है। जब सर्जरी हुई, बॉडी एग्जामिन किया डॉक्टर्स ने, तब मुझे पूरी डिटेल पता लगी कि भाई यहाँ भी लगा, पैर में भी है, पेट में भी है, चेस्ट पे भी है। अब उस समय क्या ख्याल आया? उस समय ख्याल ये आया, अच्छा गोली लग गई, दाहिना हाथ तो लटक गया, अच्छा हाथ में लगी है। तो फिर आया कि अच्छा शायद हाथ काट देंगे। तो मैं नीचे उतरते उतरते हाथ की जो कंडीशन देखा, हाथ की कंडीशन ये थी जैसे किसी जानवर का मुंह खुला हुआ हो। ये कंप्लीट ब्लोन था, ऐसे खुला हुआ, बिल्कुल आर पार दिख रहा था। दोनों अल्ना रेडियस, दोनों बोन चली गई थी। इट वॉज ब्लीडिंग। बाकी मुझे पेन वेन नहीं महसूस हो रहा था। वो शायद हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा होता हो।
दाहिना पैर में सेंसेशन लॉस हो गया। वो क्यों हुआ तब मुझे नहीं पता लगा। जब मैं नीचे टहल आया, थोड़ा सहारा लेके दीवारों का, गाड़ी में डाला गया, SMHS हॉस्पिटल तक पहुंचा, मिलिट्री हॉस्पिटल को OT में पहुंच गया। पता नहीं क्या मेरे मन में बार बार आ रहा था कि बच तो मैं जाऊंगा ही, हाथ नहीं रहेगा दाहिना, काट देंगे सब। लेकिन जब एनेस्थीसिया के बाद होश आया तो देखा ये हाथ कंप्लीट फिक्सेटर पे था, कटा नहीं था। तो मैंने कहा, सबसे पहले मेरी नज़र इधर गई, मैं देखा नहीं हाथ तो नहीं कटा, मेरे को बच जाएगा। और लंबे संघर्ष के बाद ये बच भी गया। लिमिटेड इस्तेमाल के लिए अवेलेबल है, जितना छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। बाकी पेट की तकलीफ रहती है, पैर का है, बट इससे हकीकत जो आपसे बोलूँ, हौसले में मेरे कोई असर नहीं पड़ा, कोई फ़र्क। मैं ज़्यादा बढ़िया काम किया, 9 साल NIA में काम किया, उसके बाद एक्टिवली किया 2009 से 18 तक, उसके बाद 18 से 22 तक फिर BSF में 4 साल काम किया, तो 22 साल हो गए। तो इसमें मैं कहीं अपने इस डिसेबिलिटी को मैं अपनी बाधा नहीं बनने दिया, कहीं नहीं बनने दिया। ये मेरे सीनियर ऑफिसर्स, मेरे कोलीग, मेरे दोस्त, परिवार सब इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। वो तो सर अभी आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी मुझे समझ में आ रहा है। ये जीवटता जो है ना सर, उस माटी की देन है, कहीं ना कहीं गोरखपुर की देन है। और मैं निजी तौर पर मानता हूँ कि गाँव में जिसने संघर्ष किया, जिसने नदियों को पार कर लिया, जो अंधेरे में रास्तों को पार कर लिया, नदी का सीना चीरना इतना आसान नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 1992 29 साल, हाँ 30 साल की एज में मैं हिमालयन रिवर राप्ती क्रॉस कर गया रात के 11 बजे। मेरी बहन की 6 मार्च को शादी थी। कोयला लेके शहर से आ रहा था मैं, तब गैस वैस होता नहीं था, हलवाई कोयला मांगते थे, लकड़ी बनाते थे, कोयला पर खाना वाना बनाते थे। कोयला लाद के हम 2 लोग आ रहे थे। आए तो नाव उस पार बंधी थी, मल्लाह था नहीं। अब ये हुआ गांव जाना है, कैसे हुआ? तो 2 मोटरसाइकिल थी, 3 दोस्त थे। एक जो था वो भी बाद में आर्मी में गया, रिलीजियस टीचर, अभी रिटायर हो गया, ऐसी खुरजम लेक्चरर है। अच्छा। तो हम तीनों में वो थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट था। तो हमने कहा कि तुम इस पार इंतजार करो, हम 2 लोग कूदते। हम 2 लोग नदी में कूद गए, बह के गए उस पार, आराम से क्रॉस कर गए। 28 फरवरी, अच्छी खासी सर्दी, नंगे कूदे और नाव खे के इस पार लाए और लाद के मोटरसाइकिल और गाँव में पहुँचे। तो कहने का मतलब कि ये एक फीलिंग नहीं आ रही थी कि अरे ये क्यों नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। तो बॉडी एंड माइंड वाज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। तो जो चैलेंजेस हैं ना, चैलेंजेस हैं, टफनेस हैं, लाइफ की हार्डशिप है, प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे जीना है, इल्यूजन में नहीं जीना है, यानी वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं जीना नहीं है। जीना, जो जीना है वो एक फैक्चुअल वर्ल्ड है, उसने बड़ा बिल्टअप किया। इट हेल्प्ड अस। मेरे की चोट के बाद भी मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं एग भी नहीं खाया हूँ आज तक। मुझे हॉस्पिटल में बड़ा एडवाइस किया गया कि खरोड़े का जूस पियो, तुम अंडे खाओ प्रोटीन के लिए। ब्राह्मण परिवार से आने के बाद तो और भी ज़्यादा। अरे मतलब मैं तो एग भी नहीं कभी खाया हूँ, आमलेट भी नहीं खाया लाइफ में जी। और मैं कुछ नहीं खाया इनमें से। मेरा मतलब नेचुरल जो रिकवरी हुई अपने आप हुई, एक्टिव होने से हुई। बाकी डॉक्टरों का रोल था, लोगों की गुड विशेस थी, आशीर्वाद था। बिल्कुल, वो पूरे देश की दुआओं का ही असर है सर, कि आज आप मुकम्मल हैं सर, आज हमारे सामने हैं सर। बिल्कुल, मैं उसी को श्रेय देता हूँ इसका। बिल्कुल। तो सर धन्यवाद सर इस पॉडकास्ट में हिस्सा लेने के लिए, Thank अपना you so कीमती much. समय देने के लिए। और ये कीमती समय मुझे लगता है सर कि जो लाखों करोड़ों लोग हैं इस देश के, उनके बहुत काम आना है। मेरी 2 बेटियां हैं सर, उनके काम बहुत आएंगे। आपने अलग डायमेंशन पकड़ा था, बहुत अलग डायमेंशन में बातचीत की, मुझे बड़ा पसंद आया। जी, मुझे लगता है कि मेरी बेटियां उससे आपसे सीखेंगी सर। उनको लगेगा कि मैं चाहता हूं कि वो IPS बने, अफसर बने, और वो कहीं ना कहीं सर वो प्रेरणा है, आपसे सीखेंगे कि कैसे हिम्मत करना चाहिए। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है सर, वो हमेशा कहती थी कि एक बेटा होना चाहिए, और मैं कहता था कि ये 2 बेटियां काफ़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत कुछ वो आपकी सीखेंगी। ही बेटियां नहीं हैं, उस भारतवर्ष की बेटियां हैं। आने वाले पूरे जनरेशन की वो स्ट्रेंथ है, इस देश की रिसोर्स है। और भारत को अभी जो सबसे रीसेंट कन्फ्लिक्ट के बाद मैं यही बच्चों को कहना चाहूँगा कि वो इस कंट्री को ये मान के चलें कि ये चुनौतियों का समय है। भारत पूरी दुनिया के पटल पे लोगों की नज़र है, इसकी चुनौतियां अनंत हैं और हमारी शक्तियां अनंत हैं। बिल्कुल, खुद को प्रूव करें जी, इसको बना और बचा के रखें। ये हैं हमारे साथ BSF के DIG रह चुके नरेंद्र धर जी, और इनके बारे में कुछ भी कहें वो कम पड़ेगा, समय की कमी है।
सबसे बड़ी बात कि उन्हें पता था कि सामने मौत है, सामने आतंक है और आतंक को कुचलना आसान नहीं होता। लेकिन हिम्मत, जज्बे, जोश और जुनून, इन सब को मिक्स करके वो आगे बढ़ते रहे और गाज़ी बाबा का नामो निशान मिटा दिया। गाज़ी बाबा वो शख्स जो हिंदुस्तान में अपने आतंक के लिए जाना जाता था, जिसने कई अटैक्स किए, कई हमलों का मास्टरमाइंड रहा, चाहे वो कश्मीर में हो या फिर दिल्ली के दिल में आकर के हमला करना। ये आसान बिल्कुल नहीं। हमारे शख्स हमारे साथ जो हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उनको किसी इनाम की ज़रूरत है। बस तो शर्त इस बात की है कि उनकी कहानियाँ जीवंत रहें, युगों युगों तक रहे, ताकि जब भी इस देश के करोड़ों लाखों लोग ऐसे होंगे जिनको प्रेरणा मिलनी चाहिए और आतंकवाद से विजय की ये कहानियाँ उन्हें प्रेरणा देगी। हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग कहानियाँ सुनते थे दुर्गा माँ की, भगवान राम के, कि कैसे उन्होंने रावण का नरसंहार किया, कैसे उनका खात्मा किया, कैसे बाकी तमाम राक्षस मारे गए। गाज़ी बाबा भी ऐसा ही एक राक्षस था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये राम हैं, लेकिन राम के तौर पर, उनके दूत के तौर पर, एक इंसान के तौर पर कहीं ना कहीं भारत को आतंक से मुक्त करवा करके गाज़ी बाबा जैसे राक्षस को खात्मा करके इस देश पर बड़ी कृपा की, हम जैसे युवाओं पर बड़ी कृपा की, और इन्हीं के देन हैं कि हम कहीं ना कहीं सुरक्षित और मुकम्मल हाथों में आज भी जिंदा हैं। धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए सर, वंस अगेन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।